जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हमारी जो आईटीबीपी ट्रेडमैन की श्रृंखला चल रही है, जी हाँ, सामान्य ज्ञान की, तो उसका तीसरा मॉडल पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग 35 प्रश्नों को करने वाले हैं। किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है, जी हाँ, लिखित परीक्षा की किस तरीके की आपकी तैयारी चल रही है, क्योंकि फिजिकल के बाद आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, वहाँ से ही आपकी मेरिट जो बनने वाली है। जी हाँ, क्योंकि फिजिकल थोड़ा सा आसान होने वाला है, तो आपको लिखित परीक्षा के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वहाँ से आपकी मेरिट तैयार की जाएगी, उसी के बाद में आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग आज जो है 35 प्रश्न करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या है कि 2 मॉडल पेपर और भी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार की वीडियो आपको बिना किसी शुल्क के मिलती रहेंगी। जी हाँ, आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा और रेगुलर बेस पे आपको रीजनिंग, मैथ व हिंदी और जीके की क्लासें मिलती रहेंगी। जैसे जैसे आपकी एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तो मैं फुल मॉक टेस्ट भी कराता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पे फुल मॉक टेस्ट भी पड़े हुए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। जी हाँ, टाइमिंग लगा के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपका फुल मॉक टेस्ट पड़ा हुआ है। 10 से 12 वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आपको उनको वीडियो को रोक रोक के उनको बनाना है। प्रश्नों को किस तरीके से बनाना है तो आप लोग वो वीडियो देखकर बनाइएगा। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो आज का पहला प्रश्न है उसकी ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई। जी हाँ, जब देश स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद जो हमारी रियासतें थी उनका एकीकरण करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, तो ये निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। जी हाँ, हर्षवर्धन की जो राजधानी थी ये कहाँ थी, तो आपको बताना है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। तो याद रखिए, हर्षवर्धन की जो राजधानी थी ये थी कन्नौज। याद रखिए, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कन्नौज। इन्होंने कब से कब तक शासन किया, तो 606 ईस्वी से, याद रखिएगा 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। जी हाँ, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया। जी हाँ, 1922 में असहयोग आंदोलन हुआ तो इसको वापस क्यों लिया, तो याद रखिएगा, चौरी चौरा में हिंसात्मक जो घटना हुई थी इसी के कारण इन्होंने जो असहयोग आंदोलन था ये वापस ले लिया था। जी हाँ, चौरी चौरा घटना के कारण। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आपसे पूछ लेता है यहाँ पर कि चौरी चौरा की जो घटना हुई थी कब हुई थी। कई बार आपके एग्जाम में पूछी भी गई है। तो ये थी 5 फरवरी, याद रखिएगा, क्योंकि इसकी डेट भी आपसे पूछी गई है। तो 5 फरवरी, याद रखिए, 5 फरवरी 1922 में, 5 फरवरी 1922 में। तो आपसे पूछ लेगा कि चौरी चौरा की जो घटना हुई थी ये 5 फरवरी 1922 में हुई थी। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। जी हाँ, राज्य मानवाधिकार आयोग जो होता है इसका अध्यक्ष कौन होता है आपको बताना है। तो याद रखिएगा, उच्च न्यायालय का जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है ये राज्य मानवाधिकार अध्यक्ष होता है। याद रखिए, राज्य मानवाधिकार जो आयोग होता है उसका अध्यक्ष जो होता है आपका उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन जो हैं आपके थोड़े मॉडरेट लेवल के हैं, क्योंकि अब जो आपके पेपर में पूछा जाता है थोड़े इजी टू मॉडरेट लेवल का प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके क्या होता है कि रीजनिंग अगर थोड़ी सी आपकी हार्ड रख दी तो जीके आपकी इजी टू मॉडरेट कर देते हैं, और अगर मैथ जैसे आपकी थोड़ी सी कैलकुलेटिव कर दी तो यहाँ पर कुछ आपके जो कठिन होता है तो कुछ लेवल थोड़ा सरल किया जाता है। तो ये मॉडरेट लेवल के प्रश्न याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। जी हाँ, संविधान सभा की जो व्यापार समिति थी उसके व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा ये थे आपके कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जी हाँ, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये थोड़ा सा आपका एडवांस लेवल का प्रश्न है, याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो जो बच्चा इनको करके आगे बढ़ता है तो उसको वो जो होता है भीड़ से थोड़ा आगे अलग हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार के जो हार्ड लेवल के प्रश्न होते हैं इनसे मेरिट में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है।
तो इसीलिए आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ही आप अच्छा स्कोर पेपर में कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? जी हाँ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था ये कब पारित किया गया था? तो याद रखिएगा, पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम था ये आपका 1986 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, वर्ष 1986 में। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। लैटेराइट मृदा आयरन और किससे भरपूर होती है? जी हाँ, जो लैटेराइट मृदा होती है आपकी, इसमें आपका आयरन, याद रखिएगा आयरन, लैटेराइट मृदा में आयरन के साथ साथ क्या पाया जाता है? तो याद रखिए आयरन के साथ में इसमें एल्युमिनियम पाई जाती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो लैटेराइट मृदा होती है इसमें आयरन के साथ साथ एल्युमिनियम भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न। तो याद रखिएगा नर्मदा जो है, नर्मदा नदी ये आपकी पश्चिम की ओर बहती है। और ये कहाँ से इसका उद्गम होता है? जी हाँ, तो अमरकंटक से। याद रखिएगा अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, मध्य प्रदेश से। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? जी हाँ, कोयला जो होता है ये किस चट्टान में पाया जाता है आपको बताना है। तो याद रखिए जो कोयला होता है ये परतदार जो चट्टानें होती हैं उसी में पाया जाता है। जी हाँ, परतदार चट्टानों से काट काट के निकाला जाता है। परतदार जो चट्टानें होती हैं उसी से प्राप्त किया जाता है कोयला आपका। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी अपने शेयर करना ना भूलिएगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर और किस राज्य में है? जी हाँ, आपको बताना कि नागार्जुन बांध जो है किस नदी पर और किस राज्य में है। तो याद रखिएगा नागार्जुन बांध जो है ये आपका कृष्णा नदी और आंध्र प्रदेश में है। याद रखिएगा विशेष तौर पर आपको राज्य जरूर याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन में आपको भटकाने के लिए इस तरीके से भी दे देगा, कृष्णा, कर्नाटक। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको एक जैसे दिखाएं, कृष्णा के दो ऑप्शन है। तो यहाँ पर राज्य आपको जरूर याद रखना है कि नागार्जुन बांध जो है ये आपकी कृष्णा नदी और आंध्र प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। भारत में आयकर है, जी हाँ, जो भारत में आयकर है ये क्या है? जो भारत में जो आयकर है प्रत्यक्ष एवं अनुपातिक कर है। याद रखिएगा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो आयकर है भारत में प्रत्यक्ष एवं अनुपातिक कर है। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में किया जा सकता है? जी हाँ, मुद्रास्फीति को नियंत्रित किस उपाय के द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा ये किया जाता है उपर्युक्त सभी। जी हाँ, उपर्युक्त सभी का मतलब कि साख पर नियंत्रण करके भी, सार्वजनिक व्यय की कमी करके भी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उचित प्रयोग करके भी मुद्रास्फीति को नियंत्रण में किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, मनुष्य की जो कोशिकाएं होती हैं इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है ये आपकी जोड़ी में अगर बात करें तो होती है 23, वैसे आपकी 46, यानी 23 दूना 46। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, 46। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना जो है किस राज्य में है? जी हाँ, माता टीला परियोजना जो है ये माता टीला परियोजना आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा माता टीला परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। माता टीला परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, क्योंकि स्टैटिक से आपके इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। बांध, नदी, इनसे आपके प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई शेरों का घर है? जी हाँ, एशियाई शेरों का घर किसे कहा जाता है? तो एशियाई शेरों का घर जो कहा जाता है ये गिर नेशनल पार्क को कहा जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, गिर नेशनल पार्क। तो ये कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा गिर जो है ये गुजरात में है आपका। जी हाँ, गुजरात में स्थित है। अगर बात कर लेते हैं कान्हा की, तो कान्हा आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ये आपका एमपी में है कान्हा। और दुधवा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। जी हाँ, यूपी में है आपका दुधवा नेशनल पार्क। चलिए आगे देखते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? जी हाँ, जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था तो मुगल सम्राट कौन था? तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह जो था ये आपका मुगल सम्राट था। ऑप्शन नंबर हमारा
बी बिल्कुल राइट आंसर होगा कि नादिर शाह के आक्रमण के समय जो मुगल सम्राट कौन था, तो ये था मोहम्मद शाह। चलिए आगे देखते हैं। जुड़वां शहर कहलाते हैं, जी हाँ, जुड़वां शहर किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है जुड़वां शहर के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपके हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है ये आपके जुड़वां शहर के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, हैदराबाद और सिकंदराबाद। चलिए आगे देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है, जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर बात कर लेते हैं जनसंख्या की दृष्टि से तो आपका नंबर 1 पे होगा, याद रखिएगा, नंबर 1 पे। अगर बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो 5वें नंबर पर इसका स्थान आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का, तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। चलिए आगे देखते हैं। विमी समीकरण की सहायता से निम्नलिखित में से क्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। जी हाँ, विमी समीकरण की सहायता से क्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो याद रखिएगा, विमाहीन राशि की प्रकृति नहीं ज्ञात की जा सकती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो विमाहीन राशि की प्रकृति होती है इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। बाकी जो है भौतिक राशियों में परस्पर संबंध भी ज्ञात कर सकते हैं विमी समीकरण के द्वारा। भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच भी की जा सकती है और भौतिक राशि की मात्रक भी ज्ञात किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रक्षेप का पथ होता है किस प्रकार का होता है, याद रखिएगा, प्रक्षेप का जो पथ होता है ये आपका परवलय आकार का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, परवलय आकार का। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल आक्सीय कारक है। जी हाँ, सबसे प्रबल आक्सीय कारक क्या है, तो याद रखिए क्लोरीन जो है सबसे प्रबल आक्सीय कारक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारे इस प्रश्न का। चलिए आगे देखते हैं। पानी के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जी हाँ, पानी के अणु जो होते हैं ये परमाणु में किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा, सहसंयोजी बंध के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है। जी हाँ, मानव विकास सूचकांक जो है किस अर्थशास्त्री की देन है, तो याद रखिएगा ये जो देन है मानव विकास सूचकांक ये महबूबुल हक के द्वारा दिया गया था, यानी इन्हीं की देन है, महबूबुल हक की। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह रामोसी विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ, रामोसी विद्रोह किसे कहा जाता है। जी हाँ, रामोसी विद्रोह जो है ये आपका 1827 और 28 में उमाजी नायक के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का विद्रोह था। याद रखिए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा होगा इस प्रश्न का। ऑप्शन ए हमारा जो होगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें क्या था कि 1827-28 में उमाजी नायक के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का विद्रोह जो हुआ था उसी को रामोसी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश शासन थोपने के विरुद्ध भारत के किस भाग में ओखा मंडल के बघेरों में विद्रोह किया था, तो याद रखिए ओखा मंडल के बघेरों ने विद्रोह जो किया था तो ये कहाँ पर किया था, तो ये किया था आपके सौराष्ट्र में। जी हाँ, सौराष्ट्र में। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा, सौराष्ट्र में। चलिए आगे देखते हैं। जब व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है तब कहा जाता है कि वह व्यक्ति निम्नलिखित में से किस नेत्र रोग से पीड़ित है। जी हाँ, दूर की वस्तु अगर स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो किस रोग से पीड़ित है व्यक्ति, तो आपका मायोपिया, याद रखिए मायोपिया कहा जाता है, उसको मायोपिया के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कब हुई थी। जी हाँ, आपको बताना है कि पृथ्वी पर जीव की जो उत्पत्ति थी ये कब हुई थी, तो याद रखिएगा 3500 मिलियन वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। मधु रोग किस हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। जी हाँ, मधुमेह या मधु रोग जो होता है ये किस हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। काफ़ी बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये जो आपका होता है इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह या मधु रोग जो होता है इंसुलिन हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है।
जी हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो ये आपका होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो राष्ट्रीय विकास परिषद होता है इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एसडीआर कौन जारी करता है? जी हाँ, एसडीआर जो है ये कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा, एसडीआर जो जारी करता है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। एसडीआर जो जारी करता है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन है? जी हाँ, भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन है? तो याद रखिएगा यह है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बताना है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा समाप्त किया गया था? जी हाँ, संपत्ति का जो अधिकार था ये किस संशोधन विधेयक के द्वारा समाप्त किया गया था? तो ये आपका 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 में किस बात का प्रावधान है? जी हाँ, काफ़ी बार आपके एग्जाम में अनुच्छेद 352 पूछा भी जा चुका है। तो याद रखिए राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। याद रखिएगा इसमें जो प्रावधान किया गया राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था आपको बताना है। तो ये किया था जॉर्ज कैले ने। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जॉर्ज कैले। जो वायरलेस था इसका आविष्कार जॉर्ज कैले ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न है उसकी ओर। डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को गंभीर समस्या होती है, यानी डायलिसिस का जो संबंध है किस रोग में किया जाता है, यानी किसी रोगी को किसकी समस्या होती है। तो याद रखिए गुर्दे में जब समस्या गंभीर समस्या हो जाती है, किडनी जिसको कहते हैं, किडनी या गुर्दा, तब डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।